जरा सोचिए, एक देश जिसका पूरा मिलिट्री बजट 10 बिलियन डॉलर से भी कम है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री से टकरा रहा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये लड़ाई कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने पिछले कई दशकों से इसी मूवमेंट की तैयारी की है और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है उसने मॉडर्न वॉरफेयर के रूल्स को बदल कर रख दिया है। हम यहाँ पुराने सोवियत जेट्स और जंग लगे टैंक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं AI गाइडेड मिसाइल्स की, ड्रोन स्वॉर्म्स की जो एयर डिफेंस को अंधा कर देती है, GPS जैमिंग की जो वॉरशिप्स को रास्ते से भटका देती है और साइबर अटैक्स की जो हज़ारों किलोमीटर दूर से पावर ग्रिड्स को बंद कर सकती है। इस वीडियो में हम ईरान की हर बड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का मुकम्मल तज्जिया करेंगे। तो चलते हैं शुरू की तरफ। ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक नाम है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। आइडिया बड़ा सिंपल है, दुश्मन को वहां नहीं मारते जहां वो सबसे मजबूत है, उसकी कमजोरियां ढूंढो और वहां वार करो। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की बजाय ईरान ने हजारों मिसाइल्स बनाए, बड़ी एयरफोर्स की बजाय सस्ते ड्रोन्स बनाए, सैटेलाइट्स की बजाय GPS जैम करना सीखा और कन्वेंशनल साइबर आर्मी की बजाय हैकर नेटवर्क्स खड़े किए। ईरान की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की नींव है उसका बैलिस्टिक मिसाइल अर्सनल, और ये अर्सनल बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के मुताबिक हाल के कॉन्फ्लिक्ट से पहले ईरान के पास 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल था। इजराइल के साथ एक्सचेंजेस में काफ़ी मिसाइल्स खर्च हुए, लेकिन रिपोर्टेडली उन्होंने वापस 2000 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तक रीबिल्ड कर लिया है और प्रोडक्शन हर महीने जारी है। ये क्यों मैटर करता है? ईरान की एयरफोर्स को उसकी सबसे कमज़ोर मिलिट्री ब्रांच माना जाता है। उनके पास करीब 250 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिनमें से कई डेकेड्स पुराने हैं। 1979 से पहले के जेट्स भी शामिल हैं। अमेरिकन एयर सुपीरियॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज करना उनके बस की बात नहीं, तो इसीलिए ईरान मिसाइल्स यूज़ करता है वो करने के लिए जो जेट्स नहीं कर सकते। बिना पायलट्स को रिस्क में डाले, बिना एयरफील्ड्स की ज़रूरत के सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट्स पर स्ट्राइक करना। खुर्रमशहर 4 ये ईरान का क्राउन ज्वेल है, एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर्स है और वॉरहेड का वेट 1500 किलोग्राम्स। इतनी रेंज में पूरा मिडिल ईस्ट आता है, इंक्लूडिंग US के रीजनल बेसेस। शहाब सीरीज ईरान की सबसे पुरानी और टेस्टेड मिसाइल फैमिली नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी से डेवलप हुई, जिसे डेकेड्स में हेविली अपग्रेड किया गया। शहाब 3 की रेंज 1300 किलोमीटर से ज़्यादा है। सेटजिल ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स को लॉन्च से पहले तैयार करने में वक्त लगता है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स लगभग तुरंत फायर हो सकती हैं, इसलिए लॉन्च से पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान का दावा है कि ये मिसाइल मैक 13 से 15 की स्पीड से चलती है, यानी आवाज़ की स्पीड से 15 गुना तेज़। अगर ये सच है तो ज़्यादातर एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर ट्रैवल करती हैं और मिड फ्लाइट में डायरेक्शन बदलती हैं कि ट्रेडिशनल इंटरसेप्शन लगभग नामुमकिन हो जाती है। सैचुरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ एक की टैक्टिकल बात समझिए। ईरान मिसाइल्स एक एक करके नहीं दागता। मिलिट्री एनालिस्ट्स ने कंफर्म किया है कि ईरान का डॉक्ट्रिन है ड्रोन्स और मिसाइल्स की एक साथ घनी वेव्स लॉन्च करना। मकसद ये नहीं कि हर मिसाइल टारगेट हिट करे, मकसद है एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म और एग्जॉस्ट करना। हर मिसाइल डिफेंस बैटरी के पास लिमिटेड इंटरसेप्टर्स होते हैं। अगर आप एक साथ 100 मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करें तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, चाहे डिफेंस कितना भी एडवांस्ड हो। और कॉस्ट का फ़र्क देखिए, एक अमेरिकन पैट्रियट इंटरसेप्टर की कॉस्ट है करीब $4 मिलियन, कई ईरानियन ड्रोन्स की कॉस्ट है $20,000 से भी कम। यानी ईरान एक इंटरसेप्टर की कीमत में 200 ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है। अगर मिसाइल्स ईरान की मुट्ठी हैं तो ड्रोन्स उसका स्वॉर्म है। और इस एरिया में ईरान ने दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट को
जेन्युइनली चौंका दिया है। 1990 के दशक में ईरान ने वन वे अटैक ड्रोन्स डेवलप करने शुरू किए, इसेंशियली फ्लाइंग बॉम्ब्स जो सस्ते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल है और बड़ी क्वांटिटीज में लॉन्च किए जा सकते हैं। शाहेद 136 मोपेड ड्रोन, ये ईरान का सबसे फेमस ड्रोन है। इसमें एक छोटा इंजन लगा है जो एक डिस्टिंक्टिव बजिंग साउंड करता है, इसीलिए सोल्जर्स ने इसे मोपेड का नाम दिया। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, 40 किलोग्राम वारहेड कैरी करता है और कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $20,000 से $50,000 प्रति यूनिट। शाहेद 136 लो और स्लो फ्लाई करता है, जो पैराडॉक्सिकली कुछ रडार सिस्टम्स के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल बना देता है, जो फास्टर थ्रेड्स के लिए डिज़ाइन है। ईरान के पास रिपोर्टेडली टेंस ऑफ थाउजेंड्स यूनिट्स हैं। ये ड्रोन तब ग्लोबली फेमस हुआ जब ईरान ने इन्हें रशिया को यूक्रेन के लिए प्रोवाइड किया, जहां इन्हें पावर प्लांट्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करने के लिए यूज़ किया गया। अराश 2 एक हेवियर लॉन्गर रेंज ड्रोन जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनालिस्ट मानते हैं कि ये मिडिल ईस्ट रीजन से बहुत आगे तक टारगेट्स स्ट्राइक करने में केपेबल है। मुहजर 6 ये ईरान का प्रीमियर रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक ड्रोन है। वन वे शहेड्स के बरक्स मुहजर 6 एक रीयूजेबल प्लेटफॉर्म है जिसका विंग स्पैन 10 मीटर है, 12 घंटे की फ्लाइट एंड्योरेंस है और ये AI गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। ये एक आई स्टार प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस। 5 अबाबिल 5 अबाबिल सीरीज का सबसे एडवांस्ड ड्रोन जिसकी रेंज 480 किलोमीटर है। ये 4 एंटी टैंक मिसाइल्स या 6 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। ईरान का ड्रोन डॉक्ट्रिन ओवरवेलमिंग नंबर्स पर बेस्ड है। इजराइल पर एक डॉक्यूमेंटेड अटैक में ईरान ने एक ही ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1000 ड्रोन्स लॉन्च किए। डिफेंडर्स के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सिवियर हो जाती है। इतने सारे साइमल्टेनियस टारगेट्स को ट्रैक करना, प्रायोरिटाइज करना और इंटरसेप्ट करना ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेसिटी से बाहर है। मिलिट्री एनालिस्ट्स इसे डिजिटल स्मोक स्क्रीन कहते हैं। जब एयर डिफेंस ऑपरेटर्स सैकड़ों चीप ड्रोन्स ट्रैक करने में ओवरवेल्म्ड हों, तब असली थ्रेट्स क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स उन गैप्स से निकल जाते हैं। जनवरी 2025 में पर्शियन गल्फ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान ईरान ने कुछ नया पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया। IRGC नेवी के कमांडर ने कंफर्म किया कि कैम और अल्मास मिसाइल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट की जा चुकी है, वही वेपन्स जो मुहजर 6 और अबाबिल 5 ड्रोन्स कैरी करते हैं। AI एक मिसाइल के लिए क्या करती है? टारगेट रिकॉग्निशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। पुराने प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स GPS कोऑर्डिनेट्स पर रिलाई करते थे, वो एक फिक्स्ड पॉइंट हिट करते थे। AI गाइडेड वेपन्स स्पेसिफिक टारगेट्स को विजुअली आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं। यानी एक ड्रोन एक जनरल एरिया में लॉन्च किया जाए और वो ऑटोनॉमसली एक स्पेसिफिक व्हीकल, रडार डिश या बिल्डिंग आइडेंटिफाई करके हिट कर सकता है। ड्रोन स्वॉर्म्स में AI ऑटोनॉमस कोऑर्डिनेशन भी इनेबल करती है। हर ड्रोन को इंडिविजुअली ह्यूमन ऑपरेटर कंट्रोल नहीं करता। AI सिस्टम्स ड्रोन को आपस में कम्युनिकेट करने और टारगेटिंग टास्क्स ऑटोमेटिकली डिवाइड करने देते हैं। इससे ड्रोन स्वॉर्म्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और काउंटर करना बहुत मुश्किल है। इस्लामिक रेजिलियंस साइबर एक्सेस। साइबर डोमेन में ईरान AI को एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। ईरानियन अलाइंड हैकर ग्रुप्स का एक नेटवर्क जिसे इस्लामिक रेजिलियंस साइबर एक्सेस नाम से डॉक्यूमेंट किया गया है, AI यूज़ करता है प्रोपेगेंडा जनरेट और एम्पलीफाई करने के लिए, ऑनलाइन नए मेंबर्स रिक्रूट करने के लिए और सोशल मीडिया के जरिए साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करने के लिए। मॉडर्न वॉरफेयर GPS पर चलती है। मिसाइल्स गाइडेंस के लिए इसे यूज़ करते हैं, ड्रोन्स नेविगेशन के लिए, शिप्स पोजीशनिंग के लिए, एयरक्राफ्ट हर वक्त। GPS के बिना मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस बिखरने लगते हैं। ईरान ने हेविली इन्वेस्ट किया है GPS को अटैक करने में। GPS जैमिंग कैसे काम करता है? 2 मेन टेक्निक्स हैं। जैमिंग, ईरान एक एरिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस से भर देता है जो रियल GPS सिग्नल को ओवरवेल्म और ड्राउन आउट कर देता है। रिसीवर्स अपना पोजीशन पूरी तरह खो देते हैं। स्पूफिंग, ये कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ईरान फेक GPS सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है जो रियल सिग्नल्स की नकल करते हैं। रिसीवर फेक सिग्नल एक्सेप्ट कर लेता है और बिल्कुल गलत लोकेशन दिखाता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। नेविगेटर को पता ही नहीं चलता कि वो गलत रास्ते पर है,
जब तक बहुत देर न हो जाए। 2025 से 2026 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे दुनिया का करीब 20% ऑयल गुजरता है, एक इंटेंस जीपीएस वॉरफेयर जोन बन गया। ईरान ने पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री ग्रेड जीपीएस जैमर्स डिप्लॉय किए, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हुए जो रिकॉनेसेंस मिशंस पर थे। इसका डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट हुआ। कई यूएस एयरक्राफ्ट ने डिग्रेडेड जीपीएस फंक्शनैलिटी रिपोर्ट की और बैकअप नेविगेशन सिस्टम्स पर स्विच करना पड़ा। कमर्शियल शिपिंग भी हिट हुई। मई 2025 में कंटेनर शिप एमएससी एंटोनिया को रेड सी में स्पूफ किया गया। नेविगेटर्स ने देखा कि उनकी पोजीशन एक्चुअल लोकेशन से सैकड़ों माइल्स दूर जंप कर गई। वो डिसोरिएंटेड हो गए और वेसल रैन अग्राउंड। डजन्स ऑफ शिप्स इस स्पूफिंग से अफेक्ट हुए। वेसल्स ट्रैकिंग मैप्स पर इम्पॉसिबल पैटर्न्स में सर्कल करती दिखी या चार्ट्स पर जंप करती दिखी। ईरान का सीक्रेट वेपन बेदू। यहाँ एक स्ट्रेटेजिक ट्विस्ट है जो ज़्यादातर लोगों से छूट गया। जब इजराइल और यूएस ने जून 2025 में ईरान के अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के खिलाफ जीपीएस जैमिंग यूज़ की, तो ईरान को भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनके अपने वेपन्स डिसरप्ट हो रहे थे। उनका सॉल्यूशन? जून 2025 में ईरान ने फॉर्मली जीपीएस रिसेप्शन नेशन वाइड डीएक्टिवेट कर दी और बेदू पर ट्रांजिशन कंप्लीट किया, यानी चाइना का राइवल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। 2021 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ईरान को बेदू के मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स तक एक्सेस मिली, सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ, जिसे यूएस के लिए जैम करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा करने से उनके अपने एलाय चाइना के सिस्टम्स भी इफेक्ट होंगे। ये एक मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स अब यूएस कंट्रोल्ड सैटेलाइट नेविगेशन पर डिपेंड नहीं करते। अमेरिकन जीपीएस जैमिंग उन्हें डिसरप्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। ईरान ने ग्राउंड बेस्ड ईडब्ल्यू सिस्टम्स भी डेवलप किए हैं, इंक्लूडिंग फजर और नसर जैमिंग प्लेटफॉर्म्स, जो वाइड एरियाज पर रेडार, कम्युनिकेशंस और सैटेलाइट नेविगेशन को डिसरप्ट करने में केपेबल हैं। ट्रक्स पर माउंटेड मोबाइल वर्जन्स इस कैपेबिलिटी को बैटलफील्ड पर हर जगह ले जाते हैं। ईरान का साइबर प्रोग्राम दुनिया के सबसे एक्टिव प्रोग्राम्स में से एक है और ये साइमल्टेनियसली कई लेवल्स पर ऑपरेट करता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। ईरानियन स्टेट हैकर्स ने टारगेट्स किया है। यूएस गवर्नमेंट नेटवर्क्स, रिपोर्टेडली हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की पर्सनल ईमेल्स हैक करना शामिल है। यूएस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करना। मार्च 2026 में एक ईरानियन लिंक्ड हैकर ग्रुप, जिसे हंडाला कहते हैं, उसने स्ट्राइकर कॉरपोरेशन को अटैक किया, एक मेजर अमेरिकन मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म। इस अटैक ने ग्लोबल ऑपरेशंस को सीवियरली डिसरप्ट किया। मल्टीपल कंट्रीज में एम्प्लॉइज अपने सिस्टम से लॉक्ड आउट हो गए। मैसिव अमाउंट्स ऑफ सेंसिटिव डेटा चोरी हुआ। ईरान एक प्रॉक्सी हैकर ग्रुप्स का नेटवर्क भी मेंटेन करता है, जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर सकती है, जबकि अटैक्स का फायदा उठाती रहती है। इन ग्रुप्स में कई देशों के आइडियोलॉजिकली अलाइंड हैकर्स शामिल हैं। ये नेटवर्क कंडक्ट करता है DDoS अटैक्स, वेबसाइट्स को इतने ट्रैफिक से फ्लड करना कि वो क्रैश हो जाए। वेबसाइट डिफेसमेंट्स, कंटेंट को प्रो ईरान मैसेजेस से रिप्लेस करना। डेटा वाइपिंग मालवेयर, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स पर फाइल्स डिस्ट्रॉय करना। सर्विलांस ऑपरेशंस, टारगेट्स पर इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। साइकोलॉजिकल डायमेंशन, साइबर वॉरफेयर सिर्फ चीज़ें तोड़ने के बारे में नहीं है। ईरान इसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करता है। करंट कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरानियन अलाइंड ग्रुप्स ने गल्फ कंट्रीज, यूएस बेसेस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होने वाले पॉपुलर कैमरा सिस्टम्स को टारगेट किया। ज़रूरी नहीं कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, बल्कि अनसर्टेनिटी और फियर पैदा करने के लिए। जब गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज को खुद नहीं पता कि क्या कॉम्प्रोमाइज्ड है और क्या नहीं, तो उन्हें ऑफेंसिव ऑपरेशंस की बजाय इंटरनल सिक्योरिटी पर इनॉर्मस रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं। कन्वेंशनल टर्म्स में ईरान की नेवी इम्प्रेसिव नहीं है। करीब 109 नेवल एसेट्स, जिनमें 25 सबमरीन्स और कुछ पेट्रोल वेसल्स शामिल हैं। लेकिन ईरान की प्लान कन्वेंशनल नेवल बैटल लड़ने की नहीं है। इसके बजाय वो एसिमेट्रिक नेवल टैक्टिक्स यूज़ करता है और इसका पूरा दारोमदार एक जियोग्राफिक चोक पॉइंट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये 39 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज में से एक है। दुनिया का करीब 20% ऑयल इसी से गुजरता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को थ्रेटन या क्लोज कर सके, तो यूएस और उसके एलाइज के लिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएट और सिवियर होंगे। ईरान की नेवल स्ट्रैटेजी इन पर बेस्ड है।
फास्ट अटैक बोट्स का स्वॉर्म, छोटी तेज वेसल्स जो मिसाइल्स या टॉर्पीडोज कैरी करती हैं और लार्जर वॉरशिप के डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर सकती हैं। नेवल माइंस, ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक पाइल्स में से एक है। एंटी शिप मिसाइल्स, शोर, शिप्स या एयरक्राफ्ट से लॉन्च होते हैं। सबमरीन लॉन्च्ड टॉर्पीडोज, ईरान ने AI गाइडेड नेवल मिसाइल्स भी डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं, इंक्लूडिंग अपग्रेडेड कद्र मिसाइल जो स्पेसिफिकली एनिमी वॉरशिप्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को डिफीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। US नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के लिए थ्रेट इतना रियल है कि पेंटागन को स्ट्रेट खुला रखने के लिए ही सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज मेंटेन करने पड़ते हैं। तो चलिए एक स्टेप पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखते हैं। ईरान के पास न पैसा है, न एयरक्राफ्ट, ना वो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर जिससे वो यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेडिशनल वॉर लड़ सके, लेकिन उन्होंने 40 साल में कुछ और बनाया है, पूरी तरह अलग। एक लेयर्ड एसिमेट्रिक आर्सेनल जो अमेरिकन पावर को उसके सबसे कमज़ोर पॉइंट्स पर अटैक करता है। मिसाइल्स जो शेयर नंबर से एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स को ओवरवेल्म करती हैं। चीप ड्रोन्स जो एयर डिफेंस बैटरीज को एग्जॉस्ट कर देते हैं रीसप्लाई होने से पहले ही। AI गाइडेंस जो वेपन्स को स्मार्टर बनाती है बिना एक्सपेंसिव बनाए। GPS जैमिंग और स्पूफिंग जो नेविगेशन डिपेंडेंट सिस्टम्स को अंधा कर देती हैं। बेदू नेविगेशन जो अमेरिकन लेवरेज को ईरान के वेपन्स की गाइडेंस पर खत्म कर देती है। साइबर अटैक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी पर स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो पूरे बैटलफील्ड पर अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मिलिट्री एनालिस्ट्स जो लेसन इस कॉन्फ्लिक्ट से बार बार ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी अब अकेले काफ़ी नहीं है। आपके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नेविगेट नहीं कर सकते और एक साथ 1000 इनकमिंग ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, तो एडवांस टेक्नोलॉजी की भी लिमिट्स नज़र आने लगती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में स्टडी की जा रही है, इसलिए नहीं कि ईरान जीत रहा है, बल्कि इसलिए कि उनके मेथड सबको दिखा रहे हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर एक्चुअली कैसी दिखेगी। ये था पूरा ब्रेकडाउन। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, इससे जेन्युइनली चैनल को हेल्प मिलती है। और कमेंट्स में बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे डीप डाइव एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।